और रूबरू। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में दर्ज है। वे 2 बार अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, पर इन दिनों उनके सितारे गर्दिश में हैं। अब ना तो उनका पहले जैसा जलवा है और ना पहले जैसी पॉपुलैरिटी। जी हाँ, तमाम तरह के सीरियस एलिगेशन से जूझ रही इस मोहतरमा का नाम है बेनजीर भुट्टो। पावर में हो या ऑपोजिशन में, बेनजीर भुट्टो में फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में तमाम एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और यही वजह है कि वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो की 4 औलादों में सबसे बड़ी बेनजीर भुट्टो की हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुई और 1977 में वो पढ़ाई खत्म करके पाकिस्तान लौटी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसी दौरान बेनजीर ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने पिता की राजनीतिक वारिस बनकर उभरी। उनके दोनों भाई मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज को तो मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन बेनजीर अपनी मां नुसरत भुट्टो के साथ फौजी शासन से जूझती रही। अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1977 से 1988 के बीच बेनजीर की कई बार गिरफ्तारी हुई। कभी उन्हें जेल में रखा गया तो कभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1984 में उन्हें देश छोड़ने तक को मजबूर कर दिया गया, लेकिन बेनजीर अपनी आवाज बुलंद करती रही। 1986 में वो वापस पाकिस्तान लौटी और दिसंबर 1987 में आसिफ जरदारी से उनकी शादी हुई। अगस्त 1988 में हुए एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बदले। नवंबर 1988 में चुनाव हुए और बेनजीर मात्र 35 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुई। कुछ महीनों तक तो पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन बेनजीर और उनकी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। खासतौर से आसिफ जरदारी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के निशाना बने रहे और आखिरकार 6 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ने बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर चुनाव की घोषणा कर दी। उस चुनाव में बेनजीर की शिकस्त हुई और नवाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मात्र 3 साल बाद 1993 में उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और अक्टूबर 1993 में हुए चुनाव के बाद बेनजीर दूसरी बार पावर में लौटी। इस बार भी बेनजीर और उनके पति आसिफ जरदारी पर करप्शन के सैकड़ों चार्जेस लगे। यहाँ तक कि 1994 में पाकिस्तान लौटे बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो ने भी उनकी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सितंबर 1996 को मुर्तजा को कराची स्थित उनके पुश्तैनी निवास पर कथित तौर से फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। मुर्तजा समर्थकों ने इस असैसिनेशन के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ होने का आरोप लगाया और तमाम हालात के मद्देनजर प्रेसिडेंट फारूक लेघारी ने बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगभग सफाया हो गया। इन दिनों बेनजीर के लिए गर्दिश का दौर है। कई गंभीर आरोपों में फंसे उनके पति आसिफ जरदारी जेल में हैं और बेनजीर अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। 3 साल तक पावर में रहने के बाद आज आप पोजीशन में है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हुकूमत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक तौर पर एक किस्म का रिलीफ है कि ये जिम्मेदारी अब हम पर नहीं किसी और पर है, मगर दूसरे तौर पर मुझे अफसोस है कि जो इस्लाही काम हमने शुरू किए थे, जैसे वो पाए तकमील तक पहुंचने वाले थे, हुकूमत को बरतरफ किया गया। 4 नवंबर को मैं बैनुल-अक़वामी माली इदारों के साथ मेरी एक मुलाकात थी और उन्होंने मुझे कहा मुबारक हो, पाकिस्तान अभी सब मुश्किलात को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। और उसी रात हुकूमत गई और पाकिस्तान एक बार फिर माली बहरान में मुब्तला है। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही आपकी सरकार को डिसमिस करने की? क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे और हमेशा भुट्टो साहब के साथ रहे, उनके कलीग रहे, इसके बावजूद उन्होंने क्यों, जबकि आपने उनको प्रेसिडेंट बनवाया था? जी, ये हकीकत है कि अवामी हुकूमत को निकालने में कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं थे। ना स्ट्रीट एजिटेशन था, ना ऑपोजिशन पावरफुल थी। हमारे पास एक मखलूत हुकूमत थी और अगर हुकूमत गई है तो अपनों के बेवफाई से गई है। लेघारी साहब भुट्टो साहब के साथ ज़्यादातर काम नहीं किए थे, वो मेरे साथ ज़्यादातर काम किए थे।
میں اس کو بھائی سمجھتی تھی، اور جب میں نے ان کو صدارت کے لیے نامزد کی تو پوری پارٹی نے میرے کہنے پر لبیک کہا اور ان کو صدر بنایا. مگر میری غلطی یہ تھی کہ ایک بندہ جس کے پاس پہلے کبھی اقتدار نہیں تھا، کہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ ون گیٹس انٹاکسیکیٹڈ وتھ پاور، تو وہ نشے میں آ گیا. وہ سوچنے لگا کہ میں سب کچھ ہوں، مجھے اس جس شاخ پر وہ بیٹھا تھا اس کو ہی کاٹا. سوچا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں. ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ میں صدر ہوں، بے نظیر کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں، میں اپنا جماعت بنا سکتا ہوں اور میں پارلیمنٹری نظام کو ترک کر کے پریزیڈنشل نظام نافذ کر سکتا ہوں. میں نے تقریر کی تھی کہ جو لوگ ہیں نا سیاسی یتیم، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور بعد میں لوگ گالیاں ان کو دیتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، سیاسی یتیموں کو نہیں. مگر افسوس، غداری، بے وفائی ہمارے اپنوں نے کی. میں کسی اور کو قصوروار نہیں کہلاتی ہوں، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سول سرچنگ کرنی چاہیے، تاکہ اگر پاکستان کے عوام ہمیں دوبارہ موقع دیں تو ہمارے اپنے صفوں میں صفائی ہونی چاہیے، تاکہ ہم خود ہی جا کر کے سیاسی خودکشی نہ کریں. تو آپ کے حساب سے لیگاری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ رول لانا چاہتے تھے اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ جی، اس کا جو ایجنڈا تھا کہ بے نظیر کو نکالوں اور اپنی جماعت بناؤں، پریزیڈنشل نظام نافذ کروں، اس لیے اس نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ نظام کو پریزیڈنشل قرار دیا جائے. اصل میں پرائم منسٹر تھی اور وہ سپٹمبر میں مجھے 26 سپٹمبر کو نکالنے چاہتا تھا، اور میں بھائی مرتضیٰ کو اس لیے قتل کیا گیا تاکہ ایک گولی کے ساتھ 3 شکار ہوں. مرتضیٰ کا قتل، بے نظیر حکومت کا قتل، اور آصف زرداری کا پھر عدالتی کارروائی کے تحت جھوٹے مقدمے کر کے خدا نخواستہ قتل. مگر وہ اس وقت کر نہیں سکے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے پارلیمنٹری نظام کو برقرار رکھا اور اس آمر کے عزائم کو مٹی میں ڈال دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ تھے مرتضیٰ بھٹو کے اسیسنیشن کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہی قاتلوں کو تسلی دے سکتا تھا، کیونکہ اور کوئی مجھے نکال نہیں سکتا تھا. تو قاتلوں کو تسلی پھر کیسے ملتی؟ آخر میں قاتل کہتے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا بھائی ہے، پرائم منسٹر تحقیقات کرے گی، ہمیں پھانسی پر چڑھنا پڑے گا. تو کوئی تھا جس نے کہا کہ فکر نہیں کرو بیٹا، وہ نہیں رہے گی، وہ چلے جائے گی، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا، تمہارے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا. اور ایسے ہی ہوا ہے. I have been told by police officials that we were told, just frame Asif, and if you don't frame Asif, we won't let you go. For 6 months, these honorable officers and constables are in jail for no crime of their own, other than they refused to break the law and fabricate a charge against an innocent man. And I really say, thank God there's some good, decent human beings. Because Farooq Laghari, who owes everything to the PPP, tried to destroy it. بے نظیر بھٹو سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن تھوڑے انتظار کے بعد. آپ نے بھی کہا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ ایک کتاب لکھیں گے، اس کتاب میں بتائیں گے کہ کس نے مرتضیٰ بھٹو کی اسیسنیشن کیا تھا، کس نے ان کی ہتیا کی تھی. یہ میں کتاب لکھنے کی خواہش رکھتی ہوں. میں امید رکھتی ہوں کہ آنے والے مہینوں میں لکھ سکوں گی. اس کتاب کے اندر میں 3 موقف پیش کرنے چاہتی ہوں. ایک وہ موقف جو میں نے ٹریبیونل کے سامنے پیش کی، ایک وہ موقف جو میری بھابھی نے ٹریبیونل کے سامنے پیش کی یا ان کے افراد نے پولیس کے سامنے پیش کیے، اور تیسرا پولیس کی کہانی، تاکہ لوگ ایک کتاب پکڑ کر کے تینوں کا موقف سن کر کے اپنے نتائج پر پہنچیں. لیکن یہ امپریشن کیوں ہے کہ اس کے پیچھے آصف کہاں تھے، اور اسی وجہ سے ان کو جیل میں بھی آ جانا پڑ رہا ہے، چارج شیٹ بھی گورنمنٹ نے ان کو کیا ہے،
یہ پرسیپشن کیسے آیا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے یہ پیچھے پریزیڈنٹ کا perception تھا؟ آیا کیونکہ شہید بھٹو کے عناصر اور پریزیڈنٹ کے لغاری کے درمیان ملی بھگت تھی. جو میں نے آپ کو کہا کہ صدر لغاری اپنی جماعت بنانے چاہتا تھا تو سوچتا تھا کہ شہید بھٹو کے ساتھ، ممتاز علی بھٹو کے ساتھ، دیگر افراد پنجاب سے، بلوچستان سے، میں ان کو اکٹھا کروں گا اور ایک نئی جماعت بناؤں گا. تو وہ یہ لائن دیا تھا کہ بے نظیر مرتضیٰ ہٹ جائیں، ہم سب آ جائیں گے. تو اس لیے ان کے اپنے کچھ عناصر اس میں شامل تھے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ شہید بھٹو نے، پارٹی نے، میں سمجھتی ہوں کہ وہی مرتضیٰ کے ساتھ بے وفائی کی اور ان لوگوں نے آصف قاتل کا نعرہ بلند کیا اور پورے الیکشن کیمپین میں ان نے میرے بھائی کا لاش کا تصویر لی ہے اور وہ گرے کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، اس کو فوٹو ٹرکس کے ساتھ سفید کیا اور اس کا خون دکھائیں اور کہیں کہ مرتضیٰ کا قاتل زرداری. جدھر میں گئی میرے بھائی کا لاش. آپ دیکھیں کہ سیاسی موٹو کس کے پاس تھا، سیاسی فائدہ کس کو ملنے والا تھا. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کئی عناصر جو تھے وہ بک گئے تھے اور یہ ہمارے خاندان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. Benazir was in government for 43 days after the murder had taken place. Had she suspicions and the president or anyone else, she could have taken action. What has she done after the murder? I will always say it, that Benazir is to blame, at least indirectly, for the murder of Murtaza because of the way she victimized him and victimized his supporters. From the time he decided to come back to Pakistan until his murder. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں that the state apparatus under Benazir Bhutto was involved. ایشو ہے کہ اگر زرداری نے مروایا ہے تو بینظیر کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا یا اس سے این او سی بہن سے لیا کہ نہیں لیا. The fact is that she exonerated those who are alleged to be the killers of her own brother in the state apparatus. She was prime minister. قتل کے نتائج کے لیے دیکھو کہ فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا. نقصان تو مجھے ہوا، میری ماں کو ہوا، میری بہن کو ہوا، مرتضیٰ کے معصوم بچوں کو ہوا. نقصان آصف کو ہوا جو جیل میں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ذہنی پریشانی ہم سب کے لیے. فائدہ کس کو ہوا؟ جماعت کس کو ملی؟ ملکیت کس کو ملی؟ پیسہ کس کو ملی؟ شہرت کس کو ملی؟ مرتضیٰ کے گھر اور نام اور شان اور سب کچھ عیش کرنے کے لیے کس کو ملا؟ لیکن یہ بتائیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا، خاص طور سے جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں، کہ آصف زرداری اور مرتضیٰ میں کافی ڈفرینسز چل رہے تھے. جی نواز شریف اور میرے درمیان ڈفرینسز ہیں. کل اگر نواز مجھے مار دے، کل اگر میں مر جاؤں آپ کہیں گے نواز شریف نے مارا ہے. ڈفرینسز تو ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کی کانگریس پارٹی کے لیڈر اور دیو گودا کے اتنے ڈفرینسز ہوئے. کل دیو گودا کو کوئی خدا نخواستہ مار دے تو آپ کہیں گے کہ ڈفرینسز کی وجہ سے. کون سے ملک میں ڈفرینسز نہیں ہیں؟ آصف کے ڈفرینسز نہیں تھے. مرتضیٰ کو بتایا گیا تھا، اس کی بیوی نے، اس کی جماعت نے، جان صادق کے دور پر بتایا گیا تھا کہ زرداری بھٹو کا نام خراب کر رہا ہے، زرداری کرپٹ ہے، آپ زرداری کے خلاف سٹینڈ لیں. تو مرتضیٰ آصف کو نہیں جانتا تھا، مگر ان کو اتنا ڈس انفارمیشن فیڈ کیا گیا تھا اور اس کو اتنا برین واشنگ کیا گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آصف ہمیں بدنام کر رہے تھے، جو حقیقت نہیں تھی. پھر جولائی کے مہینے میں مرتضیٰ اور آصف دونوں ملے بھی تھے. اس کے بعد ایک ہوائی جہاز میں اکٹھا کیے تھے. مجھے یاد ہے آصف کا فون آیا اور وہ اتنا خوش تھا. اور اس لیے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جیسے آپ قریب ہو رہے تھے ان کو ہم سے چھینا گیا. اور میں ایک بڑی بہن کی حیثیت سے ان کی خوشی دیکھنے چاہتی تھی. I feel this is a propaganda tactic. Keep lying until you believe yourself. There was no relationship between Murtaza and Asif Zardari at all, because Murtaza could not bear the idea that Asif Zardari was using the clean name of his father in all his corruption آپ operations. سوچیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. آپ سوچیں
کہ جب تک مرتضیٰ کی شادی اس سے نہیں ہوئی تو اپنے بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. کون تھا اس کی زندگی میں ایک نئی انفلوئنس جو اس کو یہ کلیش کے راستے پر لے آئے؟ کون تھا؟ آخر میں 1977 میں مرتضیٰ باہر گیا تھا. ان کی سیاست ہماری سیاست سے مختلف تھی. ہم ان کی سیاست پر تنقید کرتے تھے مگر وہ اپنی بڑی بہن کے بارے میں کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہتا تھا. یہ سب معاملہ شروع ہوا کہ جب چیف منسٹر جام صادق علی بنا اور غنوہ یہاں آتی تھی اور جام صادق کے پٹھو اس کے ساتھ ملتے تھے. یہ باڈی گارڈز اور چھوکرے اس کے ساتھ ملتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ آپ فارنر فرسٹ لیڈی بن سکتی ہے اور اس کے ایمبیشنز تھے. میں تو سوچتی ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا 1993 میں کہ میرے کو ہٹانے کے لیے میرے بھائی کو قتل کیا جاتا تو میں پرائم منسٹر کے آفس کے لیے نہیں لڑتی. یہ کام ہوا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ بھٹو خاندان کو ختم کیا جائے. مرتضیٰ کو ختم کیا، شاہ نواز کو، ذوالفقار علی بھٹو کو. میری بہن کی شادی ہو چکی ہے، ہماری شادی ہو چکی ہے، تو ابھی کون رہا ہمارے باپ کے گھر کو رونق کرنے کی؟ کون رہا جو ہمارے خاندان کی ثقافت کو جانتا ہے؟ مرتضیٰ کی ڈاٹر کہتے ہیں پالیٹکس میں کافی اس کا انٹرسٹ ہے اور وہ ابھی سے ہی ایکٹیو ہو رہی ہے. یہ ان کی بہت پولیٹیسائزڈ اپ برنگنگ ہوئی ہے اور ہو سکتا مگر اس وقت وہ ٹوٹلی ان کی اسٹیپ مدر کے کنٹرول میں. لوگ کہتے ہیں کہ آگے وہ پالیٹکس میں بھٹو فیملی کی طرف سے آپ کا الٹرنیٹو بننے کی کوشش کر سکتی ہے، سکسیسر بن سکتی ہے. اگر وہ اپنے آنٹ کے نقش قدم پر چلنے چاہے اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ بچے اب تک چھوٹے ہیں اور یہ چیز بھائی بہن میں ابھی سے کہنا کہ بہن بن رہی ہے اور بھائی کو کہنا کہ تم بن رہے ہیں غلط بات ہے. بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہم کچھ اور جانکاری دیں گے لیکن تھوڑے انتظار کے بعد. نومبر 1988 اور اکتوبر 1993 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد بے نظیر بھٹو کی جو امیج بنی اور پہلے جو امیج تھی دونوں میں کافی فرق ہے. پاور میں آنے کے بعد کرپشن کے آروپوں اور کئی مورچوں پر پرشاسنک وفلتا کے کارن ان کے دامن داغدار ہوئے ہیں. حالانکہ بے نظیر اور ان کے سمرتھک اسے ایک پروپیگنڈا مانتے ہیں. بہرحال آئیے ایک نظر بے نظیر کے بارے میں لوگوں کی رائے پر. محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آئی تھنک دس کنٹری از ٹو اسمال فار ہر. یہ تو مسلم امہ کی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کی لیڈر ہے. ناٹ اونلی دیٹ شی از لیڈر آف پاکستان. بے نظیر بھٹو از انٹلیکچولی very superior to all the leaders in Pakistan. I think she is mature politically. It's not that Benazir is immature in any way. I mean, she knows when to strike. She knows what to say. She knows how to handle it. She's charismatic, a very intelligent woman. بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے اور پاکستان میں جمہوری اداروں کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد انہی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. انہوں نے اس ملک کے اندر جمہوری اداروں اور آئینی حکومت کو بحال کیا. پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل کلچر بڑا کنسسٹنٹ ہے. وین دے آر ان پاور اٹ از اے مال بناؤ پارٹی. خوب مال بناؤ دونوں ہاتھوں سے. جب یہ پارٹی اپوزیشن میں آتی ہے تو اٹ بیکمز اے زرداری بچاؤ تحریک. کیونکہ زرداری نے اتنا پیسہ کھایا ہوتا ہے. ہی از پٹ ان اے سلیمر. ہی از اے سرٹیفائڈ کروک who looted this country right and left, day in, day out, as a full-time occupation in the 3 years that he and his wife are running this country. مال بنانا تو ظاہر بزنس مین جانتے ہیں 2 سے 4 کیسے بنائے جاتے ہیں. موٹر وے کے کمیشن ہم نے نہیں کھائے، ٹھیکے ہم نے نہیں لیے. ہمارے پاس تو کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں. بے نظیر بھٹو نے لون کوئی ری شیڈیول نہیں کرائے. بے نظیر بھٹو نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی. فیکٹریاں تو ان کے لیڈروں نے بنائی ہیں. وہ ایک دیانتدار سیاستدان ہے اور اپنی کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فائٹنگ کوالٹیز اس خاتون میں ہیں وہ پاکستان میں اس وقت کسی لیڈر کے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاتون ہیں، ایک اچھی ڈیبیٹر ہیں، وہی کالج لیول کی دھواں دھار تقریر کرنے والی. وہ اسٹیٹس مین بھی نہیں ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو بھی نہیں بن سکتی،
वो एक अच्छी पॉलिटिशियन भी थी। Politics have become a mean to protect your personal interests. Now, in this sense, Benazir, yes, is a politician. But otherwise, I don't see her as a stateswoman. A stateswoman doesn't go in public and say that my brother wanted to divorce my sister-in-law. A stateswoman does not let things come to the point where her brother gets killed when she's the prime minister. I think Benazir is a very good actress. She's quite fake and phony. She wants to gain sympathy. She tried to play that card before she was ousted. इस्लामाबाद का जरदारी हाउस हो या कराची का बिलावल हाउस, इन कोठियों की भव्यता बेनजीर और उनके परिवार के लाविश लाइफस्टाइल की गवाही देता है। इन सब के बावजूद बेनजीर अपने आप को सिंपल लिविंग में यकीन करने वाली पॉलिटिशियन मानती हैं। मैं एक अवामी पर्सन हूँ। मेरी परवरिश 60s में हुई। 60s के अंदर ये सब यापी कल्चर और नोवो रिच कल्चर नहीं था। 60s के अंदर बहुत मतलब कल्चर था, प्लेन स्टाइल, प्लेन लिविंग, सिंपल हैबिट्स। तो मेरे आदतें जो हैं वो बहुत सिंपल हैं और लोग समझते हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और प्राइम मिनिस्टर खुद रही हैं तो डिज़ाइनर क्लोथ और डिज़ाइनर चीज़ों का शौक़ होगा, मगर ऐसे बात नहीं है। अब बेनज़ीर की इन बातों में सच्चाई चाहे जितनी हो, पर पाकिस्तान की जनता आसानी से उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। बहरहाल बेनज़ीर की फैमिली लाइफ के बारे में उनसे कुछ और सवाल जवाब। आप बच्चों को कितना टाइम दे पाती हैं? और मैं आप लोगों को कितना टाइम देती हूँ? आप कितना मैं टाइम देती हूँ बताओ ना। तो मैं आपके साथ बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, स्टेंसिल करती हूँ, बताओ। मम्मी तुम्हारे साथ वक्त गुजारती है कि नहीं? चली जाती है? देर के लिए चली जाती है? मिस करती हो? अगर तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है और मुझे काम पर जाना पड़ता है ना, मैं कोशिश करती हूँ टाइम देने के लिए, मगर बच्चे ज़्यादा टाइम चाहते हैं और जब मैं वापस आती हूँ तो ज़ाहिर है बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थी तब और अब आप जब अपोजिशन में हैं तब, तो ऐसा नहीं लगता कि जब अपोजिशन में होती हैं तो बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम दे पाती हैं? बिल्कुल, जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी तो कम वक्त देती थी। पहले मैं इनके साथ किधर जा नहीं सकती थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी तो बच्चे सब बहुत मायूस थे। तो जब मैं वापस आई मैंने कहा आप लोग मायूस क्यों हैं, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं आपको ज़्यादा वक्त दे सकूँगी, रिमेंबर? And you all said hooray. बेनज़ीर के बच्चों को अपनी माँ से ज़्यादा लगाव है या अपने पिता से? किससे? मैं सोची दोनों से। और बिलावल? टू। और आप आसिफा? असल में दोनों से अटैच हैं। वो यहाँ बैठे होंगे तो उनको यूँ कहेंगे बहुत बड़े डिप्लोमेट्स हैं। पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलने पर क्या करना पसंद करती हैं बेनज़ीर? मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। बेसिकली मैं ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ती रहती हूँ और कभी कभी कोई ऐसे फेमस किताब आ जाए, जैसे अभी मैं अमेरिका में थी तो मार्शा क्लार्क जो ओजे सिम्पसन केस में वकील थी, उसने एक किताब लिखा था विदाउट अ डाउट, तो मैं वो ख़रीद ली और रास्ते में वो मैं पढ़ती रही। इस किस्म के तरीके से मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे पास एक और किताब भी मिला है जो इंदिरा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, तो मैं वो भी पढ़ रही हूँ। कभी कभी मुझे गॉसिप किताबों का भी शौक़ होता है और जब मैं गॉसिप किताब पढ़ती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं बेवफा हो रही हूँ। जैसे जो कैनेडी की बीवी ने एक किताब लिखा था ब्रोकन फेथ, तो क्योंकि वो हमारे साथ कॉलेज में होते थे तो मैंने वो किताब ख़रीदी देखने के लिए कि क्या लिखे हैं, और कभी कभी मैं और ऐसे ही ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने क्यों ख़रीदा। उम्मीद है ऐट को रूबरू का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पर बेनज़ीर भुट्टो से हमारी ये बातचीत अभी अधूरी है। अपने और अपने पति आसिफ जरदारी पर लगे तमाम आरोपों के बारे में क्या कहती हैं बेनज़ीर
और उनके सियासी विरोधी। देखिए रूबरू के अगले एपिसोड में, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता। मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, पिछले हफ्ते हमने उनसे बात की उनकी सरकार की बर्खास्तगी, उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो की हत्या, उनके फैमिली डिस्प्यूट्स और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। पर बेनज़ीर पर लगे करप्शन चार्जेस पर चर्चा किए बगैर उनकी पर्सनालिटी को सम अप नहीं किया जा सकता। और इसके लिए देखिए हमारा आज का यह एनकाउंटर। 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किए जाने के बाद से 1988 में हुए इलेक्शन तक तो बेनज़ीर एक डायनामिक और करिश्मेटिक पॉलिटिशियन के रूप में जानी पहचानी गईं। लेकिन पावर में आने के बाद उनकी इस इमेज को धक्का लगा। पीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में भी बेनज़ीर तमाम तरह के विवादों में घिरी रहीं। उनके हस्बैंड आसिफ जरदारी सरकारी कामकाज में दखलंदाजी के कारण हमेशा मीडिया और ऑपोजिशन के टारगेट बने रहे और कुल मिलाकर जरदारी की यह इमेज बेनज़ीर के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई। हालांकि बेनज़ीर तमाम मामलों में आज भी आसिफ को बेकसूर मानती हैं। कई बार आपको ये नहीं लगता है कि आपकी वजह से, चूंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप इस मुल्क की रही, आगे भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, तो इस वजह से उसकी सारी सज़ा जो है वो आसिफ जरदारी को मिल रही। जेल में वो हैं, सारे एलिगेशंस उनकी तरफ हैं और लोग ये कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो तो बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा गड़बड़ कोई है तो आसिफ जरदारी। आसिफ ही कहता है कि आपको सज़ा देने के लिए मुझे जेल के अंदर डाला गया है, मगर आप जानते हैं कि मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्तगी रखती थी और आसिफ सियासी ख़ानदान से वाबस्तगी रखते हैं, मगर वो एक बॉयज़ कॉलेज के पास गए थे और हमें तरबियत दी गई थी, क्योंकि मैं भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कि कौन से लाइंस ड्रॉ करने चाहिए, कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई ज़ाती दोस्ती नहीं चलती, दोस्ती के लिए होनी चाहिए, सियासत के लिए नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत आसिफ को समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को दूर रखें। जब लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि ये काम है, आप अगर फ़ोन करेंगे तो इस मुल्क के अंदर लोग चैरिटेबल नहीं हैं, वो नहीं सोचेंगे कि ये बड़ा दिल का बंदा है, ये फ़ोन कर रहा है, ये सोचेंगे कि आपका कुछ मुफाद है। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करती थी और वो समझते थे कि अगर वो किसी की मदद ना करें तो लोग समझेंगे कि वो एरोगेंट बन गया है, कि प्राइम मिनिस्टर का खावंद बन करके वो प्राउड हो गया है और वो अपने आप को बहुत हम्बल समझता है। इतना तक कि मेरे अपने MNAs जो थे वो आसिफ के पास जाते थे कि ये काम कराना है और ये काम कराना है, और मेरे पास नहीं आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मैं इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जो भी उनसे मिलने चाहते थे उनके लिए वो आ जाते थे और वो फ़ोन करता था। ये अलग बात कि काम हुई, काम नहीं हुआ, मगर क्योंकि आसिफ का फ़ोन टेप हो रहा था, लोग समझते थे कि ये करवा रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर थी और फ़ोन आसिफ का टेप हो रहा था, ये कैसे? मेरा भी हो रहा था। और आप जानते हैं, जब मैंने जॉन मेजर, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि मैं फ़ोन टेप्स करती थी, मैं नहीं करती थी, तो जब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, मुझे मालूम था कि किसी और मेरा भी फ़ोन टेप कर रहा था और दूसरों का भी कर रहा था और मेरे ऊपर अभी लगाने चाहते थे। मैंने जॉन मेजर को बताया कि आप देखें कि कितना जुल्म है कि मैं प्राइम मिनिस्टर थी और मुझे टेप किया जा रहा था और अब मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन को भी ये शक था कि उसको भी इंटेलिजेंस एजेंसीज टेप कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कम अज़ कम आई एम नॉट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये फ़ोन टेपिंग का काम क्या ISI या इंटेलिजेंस ब्यूरो? इट्स फ्री फॉर ऑल। आप प्राइम मिनिस्टर रह के तो इतना कंट्रोल कर सकती थी या बियॉन्ड कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो उनका काम है पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर का काम, मैं पॉलिसी बनाती थी, मैं मॉनिटरिंग करती थी, मैं इंस्टीट्यूशन नहीं चलाती थी। मैं ISI की सरबरानी थी, मैं IB की सरबरानी थी, मैं कॉमर्स मिनिस्टर नहीं थी, मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर नहीं थी।
तो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर के तहत नहीं आते हैं और कोई काम प्राइम मिनिस्टर के तहत नहीं आते। तो ये किसके अंडर में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, क्या प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं? IB एंड ISI। IB प्राइम मिनिस्टर के तहत मेरे दौर में होती थी, मैं ये नहीं कह सकती कि अब IB किसके तहत है। और ISI? और ISI जो है टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर के तहत है, मगर हकीकतन ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना आर्मी चीफ के तहत। ऑटोनोमस बॉडी। जी। प्राइम मिनिस्टर अगर समझे कि फलां ऑफिसर अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज करने चाहती हूँ, चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई सहाफ़ी आकर के प्राइम मिनिस्टर को कहे कि मुझे ये कहानी आपके बारे में दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर बेबस है। आजकल भी प्राइम मिनिस्टर बेबस है ISI के आगे? मैं समझती हूँ कि ISI को या प्रेसिडेंट के तहत करें, या प्राइम मिनिस्टर के तहत करें, या आर्मी चीफ के तहत करें, किसी एक शख्स के तहत कर लें और फिर उनको पावर्स दें to make the changes, ताकि कोई answerability हो। IB was answerable to me, मगर आप कभी नहीं कह सकते कोई भी इंटेलिजेंस, अभी MI is answerable to the chief, IB is answerable to the prime minister, ISI is supposed to be answerable to the prime minister, मगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ आपको कभी नहीं मालूम होता है कि वो अपने क्या गेम्स खेल रहे हैं। You can't say। ये बैरूनी मुल्कों में भी कहते हैं कि यू डोंट नो व्हाट द सीक्रेट सर्विसेज आर डूइंग, बट पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, क्योंकि असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं होता कि वो IB को भी दे। लेकिन ISI इतनी पावरफुल कैसे होगी इस मुल्क में? और कहीं तो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी पावरफुल नहीं होती। हिंदुस्तान में भी रहा है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत। यू सी, जब जनरल ज़िया था प्रेसिडेंट, तो वो फौजी ज़रूर था, मगर वो सिविलियन इख्तियारात सिविलियन इदारे के तहत इस्तेमाल करता था। तो ISI ज़िया के सामने जवाब देती। जब जुनेजो आया तो ISI ज़िया के तहत, टेक्निकली जुनेजो के तहत है, हकीकतन ज़िया के तहत है। जब मेरा पहले दौर आया तो ISI में मैंने एक रिटायर्ड जनरल को, मेरी गलती थी, मैंने उसको लगा दी, मगर वो फिर पावर्स ISI के वो चीफ को रिपोर्ट करने लगी। तो इस तरीके से स्लोली द ISI वेंट आउट ऑफ एवरीबॉडीज कंट्रोल। बेनज़ीर भुट्टो से कुछ और सवाल, कुछ और जवाब, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। बेनज़ीर भुट्टो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए तरह तरह की दलीलों का सहारा ले रही हैं, पर उनके सियासी विरोधियों का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के हाथों लुटी पिटी जनता बेनज़ीर को अब सत्ता में आने का कोई और मौका नहीं देना चाहती। लोगों की नाराजगी खासतौर से आसिफ जरदारी से है, पर बेनज़ीर इसे एक साजिश मानती है। अच्छा, ये बात वहाँ से ही जब आपने कहा कि आपका फ़ोन भी टेप होता था, तो जैसे ये जरदारी साहब लोगों की सिफारिश करते थे, तो आप ब्यूरोक्रेसी को कह सकती थी कि उनकी बात न सुने? नहीं, और मेरिट वो कहते थे। वो कभी किसी का नहीं कहा कि मेरिट पर नहीं करो। वो खाली कहते थे कि आप इनसे मिल लें, इनका कोई काम है, देखें अगर आप कर सकते हैं। और ब्यूरोक्रेसी आप जानते हैं कि कोई लोग मुफ्त के लिए कर लेते हैं, कोई लोग मुफ्त के लिए नहीं करते हैं, तो फ़ोन पर नहीं करते हैं। तो अगर उनका भी फ़ोन टैप होता तो ये आधे मामले नहीं होते। आपको मैं बताऊँ, ये आसिफ से ताल्लुक़ नहीं रखता है। एक इल्ज़ाम था कि हमारी हुकूमत ने चावल बेचें पता नहीं कितने डॉलर्स के लिए, और अभी उसके कम प्राइस में चावल नहीं बिक रहा। जिधर हमें इनाम देना चाहिए कि आपने अच्छे कीमत पर बेचें, वो कहते हैं आपने गलत काम। तो दिल दुखता है इन बातों पर कि जिधर आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए कि आपने मुल्क के ख़जाने को फ़ायदा पहुंचाया, उल्टा हमारे को सज़ा दी जा रही। मैं वैसे बेनज़ीर को ये दाद देता हूँ कि कभी भी इतने कॉन्फिडेंस से मैंने किसी को झूठ बोलते नहीं देखा। ये भी एक मैं समझता हूँ कि उनकी सिफ्त है कि यानी कि सारी कौम से बच्चे बच्चे से पूछ लें, वो कहता है कि सबसे करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, और बेनज़ीर कहते हैं कि उनसे शरीफ आदमी कोई नहीं। जरदारी साहब के लिए लोग कहते हैं कि कोई उनको लिखता है कि मिस्टर 40%,
कोई कहता है कि अब तो मिस्टर सेंट हो गए, सब चीज़ में कमीशन लेते थे, सारे एलिगेशन उन्हीं के ऊपर क्यों लगते? मगर वो कभी कमीशंस पर यकीन नहीं रखते थे। अल्लाह का शुक्र है उनके पास खाने पीने के लिए, मेरी शादी से पहले था, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस थी और अच्छी सी कंस्ट्रक्शन बिजनेस थी, खाने पीने वाला बंदा था। Where was Zardari's hand not in the tiller? हर चीज में जहां, बल्कि मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट टू जरदारी साहब, इतना क्रिएटिव आदमी है एज अ क्रुक पैसा बनाने में। उन्होंने नई नई स्कीमें सोची कि यहां से पैसा बनाओ, हज के ऊपर भी पैसा बनाओ, उसके ऊपर भी पैसा बनाओ, कोई चीज आप वेयर एवर मनी वॉज टू बी प्लंडर्ड, लूटेड, टेकन एज कमीशंस, साइफन्ड ऑफ, Zardari was there. All roads of corruption led to the door of Mr. Asif Ali Zardari. किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है। आसिफ ज़रदारी के बारे में उन्होंने कहा कि मुशाहिद साहब ने, जैसे भी आपने फरमाया, कि करप्शन के बहुत चार्जेस हैं, तो कहाँ हैं वो चार्जेस? लेकिन फिर ये लोग क्यों कहते हैं उनके लिए इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उन्होंने $2 बिलियन कमीशन में ले लिए, पूरा एक मेंशन बनाया सारे में, और इसके अलावा तमाम इस तरह के एलिगेशंस की हर चीज़ में कमीशन लेते थे और सैकड़ों करोड़ रुपए जैसे उन्होंने बनाए हो, इस तरह के एलिगेशंस क्यों लगते हैं उनके खिलाफ? मेरे ख्याल में कि लोग बहुत पोजेसिव हैं मेरे बारे में, और जब मैंने शादी की थी तो उस वक्त भी एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ था, क्योंकि लोग समझते थे कि जब किसी का एहतराम करते हैं और इज़्ज़त करते हैं कि उनके बराबर कोई नहीं है, तो इसलिए जब भी वो शुरू हुए तो ये उनके ख़िलाफ़ एक डिसएडवांटेज था कि, और फिर उसके बाद बरसगीर के अंदर एक मुसलमान मुल्क में एक औरत सियासत करे और मर्द फिर पीछे रहे, ये तो हमारे मुआशरे में कई लोगों को मानना बहुत मुश्किल है। और फिर तीसरा, लोग उसको जानते नहीं थे, और चौथा, उसकी अपनी कमज़ोरी कि जो भी आ जाए उसको हलो हलो कह करके हाँ जी हाजिर। तो ये फैक्टर्स मुख्तलिफ थे। वह एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अखबार में आया था कि 2 अरब रुपया का सोना था जो आसिफ ज़रदारी का था, अदालत ने स्यो मोटो नोटिस लिया, कोई सोना नहीं था। और एक और था कि जब वो गिरफ्तार हुए थे तो 70 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ रुपये उसके पास थे, और अखबार ने उसका भी स्यो मोटो नोटिस लिया, दुरुस्त नहीं था। अगर अखबार सारी का भी स्यो मोटो नोटिस लेते तो कोई ऐसे मैंशन हमारे पास सारी में नहीं है। हमने इनके क्रेडिट कार्ड्स दिखाए हैं कि इन्होंने पौने 3 लाख पाउंड 3 महीने में खर्च किया। किधर से आया पैसा? हमने नाम दिए क्रेडिट कार्ड्स के। विल्टन क्रेसेंट का हमने बताया कि इन्होंने, वो उससे भी सारे महल से ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है, वो इनकी है वहाँ नाइट्स ब्रिज के अंदर। तो वो उसका कोई जवाब ही नहीं देने के लिए तैयार। वो कहती है कि इन्होंने करप्शन नहीं की। इन्होंने कौन सा ऐसा जादू किया जो इतना ज़्यादा पैसा आ गया? आई गेस फेमस लोगों के बारे में कहानियाँ बनाई जाती है, ये तो बहुत अल्लाह का करम है, और मैं पाकिस्तान के अवाम की मशहूर हूँ कि वो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। तो दिस इज़ द प्राइस ऑफ फेम, वन शुड पे इट। जिस तरह की बातें कही जाती है, उन्होंने पोलो ग्राउंड बनवाया सरकारी खर्चे से करोड़ों रुपए का, जिसमें लाखों रुपए के कुत्ते और घोड़े खरीदे गए। आसिफ ने अपने खर्चे से पोलो ग्राउंड बनाया था, मगर मैं चाहती हूँ कि आप जरदारी हाउस जाएं कराची में, जिधर वो रहते थे शादी से पहले। उधर भी स्टेबल्स थे, उधर भी घोड़े थे। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनी तो वही घोड़े और वही स्टेबल्स इधर आ गए, आसिफ के अपने खर्चे पर आए। बेनज़ीर साहब अगर खुद पोलो खेलती होती तो और बात थी, वो अपने लिए ये शौक़ पूरा करना चाहती तो शायद कर सकती थी, लेकिन वो भी मुनासिब ना होता कि वो पब्लिक मनी जो है उसके ऊपर लगाती। लेकिन ये उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लगाया, जो एक सिर्फ मेंबर थे नेशनल असेंबली के। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद इतना मुनासिब फैसला नहीं था उनके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। But I want to put it on the record कि नंबर 1 जो खर्चा हुआ पोलो ग्राउंड में वो हमने खुद अदा किए। नंबर 2 कि एक वक्त हमारे को अपना पैसा वापस दिया गया कि नो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। नंबर 3 कि कोई स्टेबल में एयर कंडीशनर नहीं था। जब कराची में हम एयर कंडीशनर स्टेबल्स में नहीं डालते हैं तो यहाँ इस्लामाबाद की हवा इतनी अच्छी है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 कोई मरबा नहीं खाते थे, घास खाते थे। दूध पीते थे घोड़े? आपने सुना आपके घोड़े दूध पीते थे? मैं तो कभी नहीं सुनी हूँ कि घोड़े मुरब्बा का अचार खाते थे। एक चीज़ मैं कहती हूँ कि अगर कुछ भी खर्चा हुआ वो अपने जेब से। सेब खाते थे?
मुझे नहीं मालूम, मेरे को घोड़ों की शौक नहीं है तो मैं जाती नहीं थी वहाँ घोड़ों को देखने के लिए। मेरे पास काम भी इतना बहुत होता था कि मुझे वक्त नहीं था। अच्छा, एक नया एलिगेशन और आपके ऊपर लगाया है जरदारी साहब के ऊपर कि जो आटे की क्राइसिस हुई मुल्क में, तो वीट का जो शिपमेंट आना था उसको उन्होंने डिले किया क्योंकि उसमें कमीशन ले रहे थे, इसलिए वो जो है कमीशन के चक्कर में इतना डिले हो गया कि यहाँ पे जो है आटे की क्राइसिस हो गई। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छी बिजनेस दी है और वो कोई कमीशन नहीं लेता था, पहले भी बरी हुआ। इंशाल्लाह अगर उसको इंसाफ मिले और मुनसिफाना कार्रवाई हो तो वापस बरी होंगे। ये बात अब सामने आई है, साबित हो चुकी है कि साबिक हुकूमत के कुछ वज़रा ने, जिनमें एक फिर आसिफ जरदारी साहब भी शामिल थे, उन्होंने कम से कम 1 लाख टन गंदम जो है वो तो पंजाब के गोदामों से बेच दी और उससे करोड़ों रुपए कमाए और वो गंदम स्मगल हो गई। अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स कुछ पकड़े गए हैं, अब यही लोग सबूत मुहैया कर रहे हैं और आप ये यकीन रखें कि उनके खिलाफ बहुत से सबूत आ चुके हैं, मज़ीद सबूत आएंगे। हम उनको उस वक्त ट्राई करेंगे जब तमाम फुल प्रूफ सबूत जो हैं वो मिल जाएंगे। हमारी नेक नियति का सबूत है कि हमने मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन कायम हो ताकि गंदम की तहकीकात हो जाए। क्यों नहीं काम करते? आपके मुल्क में कुछ हो तो कहते हैं कि ISI ने किया, हमारे मुल्क में कुछ हो तो कंपटीशन है, कभी कहते हैं रॉ ने किया, कभी कहते हैं आसिफ ने किया। बेनजीर भुट्टो से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़े अच्छा, आप कहती कि आपने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया, लेकिन कहना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ 2% रह गई थी, 14 बिलियन का कर्ज हो गया और जो हालात सूरत हालात थे बहुत ख़राब हो गए पाकिस्तान के, और उसको किसी तरह से नवाज शरीफ गवर्नमेंट की कह रही कि हम बड़ी कोशिश से उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनसे पैसा उधार मांग रहे हैं, $1,000 के आप लोग दीजिए, देश का कर्ज उतारिए, कुछ मदद कीजिए मुल्क की, इस तरह के स्लोगन देके। तो इतने इकोनॉमिक हालात सचमुच में ख़राब हुए आपके ज़माने में, या इसको भी आप एक पॉलिटिकल एलिगेशन मानती हैं? जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आप IMF की फिगर्स देखें, इनकी फिगर्स ना देखें, IMF की फिगर्स देखें। जब मैं 3 साल पहले आई थी तो ग्रोथ रेट 2% था, और जब हम हुकूमत छोड़े नवंबर में तो ग्रोथ रेट 6% था। और आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि पाकिस्तान के 10-15 साल में कोई हुकूमत नहीं आई है जिसने 3 साल के अंदर ग्रोथ रेट को ट्रिपल की है। अभी नवाज शरीफ के दौर में नेगेटिव ग्रोथ है। वी हैड रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन व्हेन आई वाज प्राइम मिनिस्टर। मेरा एक MNA पोस्टिंग नहीं कर सकता था, एक MNA या MPA पोस्टिंग नहीं कर सकता था। आई रैन अ टाइट शिप। लोग कहते हैं कि आपको ज़्यादा ह्यूमन होना चाहिए, बट एज प्राइम मिनिस्टर आई वाज टफ ऑन क्राइम एंड आई वाज टफ ऑन करप्शन। और मैं जानती हूँ कि मेरे खिलाफ क्यों है, क्योंकि मेरे पास आवाज़ बिजनेस तबके में नहीं है, मेरी आवाज़ गरीबों में है। और वो नहीं चाहते कि कोई लीडर आए जो स्कूल्स बनाए, जो जाकर के पोलियो के कतरे पिलाएं, जो जाकर के लेडी हेल्थ विजिटर्स की भर्ती करे, जो गरीबों को लाखों की तादाद में नौकरी दें। उनकी किरदार कुशी करते हैं। भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, मेरे को सियासी तौर पर कत्ल करने की कोशिश की गई, किरदार कुशी की गई। इसलिए मैं कहती हूँ मैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ, अभी किसी और को आने दो जिसको हिम्मत है, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी खुद? मैं क्यों बनूँ प्राइम मिनिस्टर? वो खटारा 707 में सफ़र के लिए जाती थी, मेरे को कार में दर्द होता था और लोग कहते थे कि फॉरेन हॉलीडे पर गई है। क्यों बने? तो आपका दिल टूट चुका है इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते? हाँ, दिल टूट चुका है कि आप चावल के लिए अच्छी कीमत लगा रहे हैं और आपके मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम है कि चोर है। आप ग्रोथ को ट्रिपल करते हैं और दुनिया से, मतलब मैं वेस्ट में पढ़ी हूँ, ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में, मैं लोगों से बातचीत करना जानती हूँ। जाकर के बातचीत करना, उसको यहाँ बुलाना और उल्टा हमारे ऊपर कमीशन का इल्ज़ाम लगे। बिजनेसमैन प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं, कोई बिजनेसमैन लॉस बनाने के लिए नहीं आता। हम तो दुनिया को यहाँ ले आए थे कि पाकिस्तान में सरमाया डालो। हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाए थे यूनिलैटरल रोल बैक से, कराची के अंदर अमन कायम किए थे। अमेरिका से जाकर के पाकिस्तान का $1 अरब वापस ले आकर के आए थे, और वो डॉलर से ज़्यादा हमारी इखलाकी फतह, जिधर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि मैं कहता हूँ कि यह अनजस्ट है, इट्स नॉट फेयर कि पाकिस्तान का असला और पैसा रखा गया है। ये सब काम कश्मीर को हमने नक्शे पर डाले कैसाब्लांका में, मुत्तफ़िका करारदाद मुसलमान उम्मा ने पास की, इस्लामिक समिट मैंने यहाँ मुनक़द की। इतना सब करने के बाद कहते हैं कि हम ख़राब हैं, हम चोर हैं।
नहीं तो क्या आप ये कहते हैं कि आप कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती, मैं सियासत में रहना चाहती हूँ, मैं अपने पार्टी को कामयाब देखना चाहती हूँ, मैं अपने अवाम की खिदमत करना चाहती हूँ, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती। मैं अपनी पार्टी को की मदद करूँगी और इंशाल्लाह ताला गॉड विलिंग मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को भी चूज़ करूँगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ इतना बेवफाई नहीं करेगा जैसे फारूक लगारी ने सदर बनने पर किया। अच्छा, आपने इन इलेक्शंस में एंटी इंडिया प्लान किया, जबकि नवाज शरीफ ने इंडिया से रिलेशंस मजबूत करने की बात कही और उनको उस पर मैसिव मैंडेट मिला। तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान का अवाम है वो चाहता है कि इंडिया से रिश्ते सुधरें और शायद इसलिए नवाज शरीफ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक ऐसे ही लगता है। और गुजराल भी उसी वक्त आया, नवाज भी उसी वक्त आया, दोनों पंजाब से आए हैं, दोनों पंजाबी में बात कर सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन हिंदुस्तान को हिम्मत करनी पड़ेगी और कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। तो मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर भी अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज का प्रेशर होगा या फॉरेन ऑफिस का प्रेशर होगा। ओल्ड थिंकिंग है, मगर नए जनरेशन, इंडिया के नए जनरेशन जो है इंशाल्लाह ताला वो हिम्मत करेगी और इस मसले को हल करेगी। इंडिया में हमेशा इस बात के एलिगेशंस लगते रहते हैं कि जो टेररिज्म पंजाब में हुआ या कश्मीर में हो रहा है या जिस तरह से बॉम्बे ब्लास्ट हुई उसके पीछे ISI था। मगर ये बात दुरुस्त नहीं कि ISI ने बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। इंसिडेंटली वो नवाज शरीफ के दौर में हुए थे, पर इट इज़ नॉट करेक्ट। एंड नंबर 2, जहाँ तक पंजाब की सूरत हाल थी, मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत हमारी एजेंसीज माइट बी प्लानिंग द फ्लेम्स, क्योंकि जब कराची में हमारा गड़बड़ था तो हमें भी इतलात मिलती थी कि आपके पास तरबियती कैंप्स हैं, बट द रियल कॉजेज आर विद इन अ कंट्री, ये आउटसाइड नहीं है। नहीं, कश्मीर में तो पाकिस्तान की मदद के लिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मदद कर रही है, ISI मदद कर रही, ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं, लोगों को भेजते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। कश्मीरी खुद जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं और मैं समझती हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका में डी क्लार्क अपार्थाइड को ख़त्म कर सकता है तो आप कश्मीरियों को क्यों नहीं आज़ादी दे सकते? चले, आप समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं बुलाते? उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्यों नाराज़ हैं? उनको माना जाता है कि वो पाकिस्तान के क्लोज हैं। तो ठीक है, अगर अल्ताफ़ हुसैन को माना जाता था कि हिंदुस्तान के क्लोज है, मगर मैं उनके लोगों को बुलाती थी, वो आते नहीं थे। आपको लगता है कि जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट है इसके पीछे इंडिया का हाथ था, आप ये मानती हैं? जी, हमारे पास बिल्कुल 100% सबूत था कि तरबियती कैंप लगे हुए थे, उनके लोकेशंस भी हमें मालूम था और लोग भी उनके साथ जाते थे देखने के लिए क्या हो रहा है और वापस आ जाते थे और बताते थे। बिल्कुल था। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए हम कराची पर। ये बड़ा अजीब है, आप कहते हैं आपको यकीन है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के पीछे इंडिया था, इंडिया वाले कहते हैं कि उन्हें 300% यकीन है कि कश्मीर के पीछे पाकिस्तान है। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि ऑल वी कैन डू इज़ फैन द फ्लेम्स, इफ़ वी डू दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान इज़ फैनिंग द फ्लेम्स, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि वी कैन ओनली फैन द फ्लेम्स, बट फ्लेम्स हैव टू बी इनसाइड। तो यह था पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनालिटी का एक लेखा जोखा, जिसे हमने